हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइल अपडेट्स। साइल अपडेट्स में आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज इस क्लास में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जीके के लिए। ये जीके के क्वेश्चंस की काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। और इस क्लास में हम जो जीके के क्वेश्चंस देखेंगे वो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो अभी आएगा, या फिर रेलवे के जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए। और साथ के साथ कोई सीईटी का एग्ज़ाम होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो हरियाणा सीईटी का हो, राजस्थान सीईटी का हो, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उसके लिए जीके की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, ये जीके की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम करेंगे पहले तो 2024 जो जा चुका उसके सारे कंप्लीट करंट अफेयर, क्योंकि एग्ज़ाम जो होंगे कोई भी मार्च अप्रैल मई जून तक, उसमें 2024 की ही करंट अफेयर पूछी जाएगी। अच्छा, अब ये 2024 की करंट करने का फ़ायदा क्या होगा तुम्हें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो सारे हम डिटेल में करेंगे। डिटेल में क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस हम देखेंगे, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उस एक्सप्लेनेशन में हम एक साथ सारे की सारी स्टैटिक जीके कर लेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो मान के चलिए कि ये पूछेगा जो भारत ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च करा है तो वो कब लॉन्च करा, ठीक है, वो देखेंगे। फिर L1 मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ, किस डेट को लॉन्च हुआ, इसरो ने लॉन्च करा है, किसने लॉन्च किया, तो ये सारी बातें हम देखेंगे। L1 मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक ही क्वेश्चन से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे एक कोई क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम सारे के सारे जीके के एमसीक्यू इसमें हमारे कवर हो जाएंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें हमने दे रखी है सभी क्वेश्चंस की। आप एक बार पढ़ के देखिए, क्लास लेकर देखिए, 5 से 10 मिनट के बाद ज़बरदस्ती क्लास लिख के देखिए। अगर आपका मन नहीं भी करता तो उसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन वगैरह देखोगे तो आपका ऑटोमेटिक मन करेगा क्लास लेने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें हमने करवा रखे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। ये मैराथन क्लास होगी, लगभग 2 घंटे के अप्रोक्सीमेट क्लास हो सकती है। और क्लास के एंड तक जरूर बने रहिए, सारी क्लास देखिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता तो हम डेली फिर ये स्टडी मटेरियल भी आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो भी हैं, जो सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सारे हम इसमें देख लेते हैं। और जो कैंडिडेट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो साइल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं आज के सारे क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन है, इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट इन विच स्टेट। केबल आधारित सबसे लंबा पुल भारत के किस राज्य में बनाया गया है। केबल पर जो है केबल स्टेड जो ब्रिज है, पुल है, वो कहाँ बनाया गया है, वो बनाया गया है गुजरात के अंदर। अब पुल का नाम भी रखा गया है, ब्रिज नेम है वो है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु इसका नाम रखा गया है। इनॉग्रेशन की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। और इसके लोकेशन की बात करें तो द्वारका है, जो द्वारका गुजरात के अंदर, जो 4 धाम में आता है द्वारका, उधर वहाँ पर ये बनाया गया है। इसका कनेक्शन कहाँ से होगा, ओखा, ओखा के मेन लैंड से लेकर जो भेट द्वारका जो है समुद्र के अंदर, समुद्र के बीच में, वहाँ तक इसको कनेक्ट किया गया है। और इसकी लेंथ होगी 2.32 किलोमीटर। सुदर्शन सेतु इसका नाम रखा गया है। सबसे लंबा केबल आधारित पुल है ये, गुजरात के अंदर द्वारका में। और जो भारत का पहला जो बिल है वो है अंजी खाड़ ब्रिज है, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। जो केबल आधारित रेल ब्रिज है जम्मू कश्मीर के अंदर, भारत का वो नाम है अंजी खाड़ ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल अवार्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड 2024। देखो 2025 की लिस्ट आ चुकी है, अभी हाल फिलहाल में आई थी, लेकिन पेपर में 2025 की नहीं पूछ सकता इतना जल्दी। पेपर में पूछेगा 2024 की ही, जो पेपर मार्च तक होंगे, फरवरी मार्च में, मार्च तक उन सभी पेपर में 2024 के ही बारे में पूछेगा। मार्च अप्रैल तक के पेपर में भारत रत्न अवार्ड 2024 के बारे में ही पूछेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। और वो 5 लोगों को मिले हैं भारत रत्न। किस किस को मिला है, पहला है कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के 11वें चीफ मिनिस्टर हैं। LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये 7वें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और बीजेपी के को फाउंडर हैं। थर्ड है MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक जिनको बोला जाता है। फोर्थ है PV नरसिम्हा राव, जो भारत के 9वें प्राइम मिनिस्टर थे। और 5वें नंबर पर है चौधरी चरण सिंह, जो भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। इन 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह।
पहली बार जो भारत रत्न अवार्ड जो दिया गया था सबसे पहले वो दिया गया था सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को। सबसे पहले भारत रत्न 3 लोगों को मिला था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को। और 1954 में पहली बार ये शुरू किया गया था, भारत रत्न अवार्ड 1954 में शुरू करा गया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 58th जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किसे मिला है? तो वो मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, जो इधर हैं, और गुलजार ये इधर हैं, इन दोनों को दिया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड। पहला विनर जो है 1965 में जी शंकर कुरूप थे। पहली बार जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और अब 58वां जो दिया गया है वो 2 को दिया गया, एक संस्कृत स्कॉलर है जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू पोइट और लिरिस्ट है गुलजार, इन दोनों को ये दिया गया है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। सबसे पहला जो दिया गया था वो था जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ अवार्ड। क्वेश्चन है, हु हैज स्worn एज विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो सतर्कता आयुक्त है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और विजिलेंस कमिश्नर है 2 अरविंद कुमार और एस राजीव, ये 2 विजिलेंस कमिश्नर है। और जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो बने हैं हेड वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, यानी कि संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये ध्यान रखना, स्टैच्यूरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में इस्टेब्लिश की गई थी। किसकी रिकमेंडेशन पे की गई थी? ये संथानम कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी? ये संथानम कमेटी की सिफारिश पर। और ये अपनी जो रिपोर्ट है डायरेक्ट ये किसको देती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो विजिलेंस की जो डायरेक्ट रिपोर्ट है वो सबमिट किसको करवाती है? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को अपनी डायरेक्ट रिपोर्ट ही सबमिट करती है। और संथानम कमेटी की है उसकी सिफारिश पर सीवीसी का गठन हुआ था, विजिलेंस कमेटी का। और इसमें 3 मेंबर हैं इसके। पहला प्राइम मिनिस्टर, जो भी विजिलेंस कमिश्नर जो होगा वो 3 मेंबर की कमेटी है वो अपॉइंट करेगी। पहला प्राइम मिनिस्टर होंगे उस कमेटी में, सेकंड होम मिनिस्टर और थर्ड है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये 3 बंदे मिलकर चयन करते हैं सीवीसी के लिए, चीफ विजिलेंस कमिश्नर का। और इसका टेन्योर होता है 4 साल का। जो सीवीसी जो बनेगा उसका टेन्योर रहेगा 4 साल तक का। ठीक है, और प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये सारी बातें हैं सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, 1964 में संथानम कमेटी की सिफारिश पर। क्वेश्चन है, हु वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड इन दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024। 2024 जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं उसमें दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 2024 हुआ था उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो वो दिया गया था शाहरुख खान को। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को मिला था जवान फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिला था रानी मुखर्जी को, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्मा। बेस्ट फिल्म आई थी वो भी जवान मानी गई थी। और बेस्ट डायरेक्टर थे संदीप रेड्डी, फिल्म थी एनिमल। एनिमल फिल्म के डायरेक्टर थे संदीप रेड्डी, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। बेस्ट फिल्म जवान, और जवान के एक्टर शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर मिला था। और एक्ट्रेस मिला था रानी मुखर्जी को। अगला है, विच यूनिवर्सिटी वॉन मैक्सिमम मेडल एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम हुए थे 2024 उसमें से किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे? गुवाहाटी के अंदर। और 2024 में कौन से नंबर के थे? ये 4th एडिशन था इनका, 4th एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। सबसे पहले हुए थे उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ध्यान रखना। सबसे पहला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुए थे। 4th ये हुए हैं गुवाहाटी के अंदर। और इसमें जो फर्स्ट मेडल जो मिला है वो मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। सबसे फर्स्ट प्राइज मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और सेकंड है LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की। ये 2 यूनिवर्सिटी रही हैं, पहले पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सेकंड पर LPU। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। जो लकड़ी का बना हुआ पहले उपग्रह का क्या नाम है? वर्ल्ड का पहला एक ऐसा सैटेलाइट बना है जो लकड़ी का बना है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लिग्नोसेट।
सैट मतलब सैटेलाइट। ये वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है। ये लॉन्च किया जाएगा नासा और जाक्सा के द्वारा। नासा इंडिया अमेरिका की है और जाक्सा है जापान की है। ये दोनों ने मिलकर ये बनाया है लिग्नोसैट, जो वुडन का लकड़ी का बना हुआ है। क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड्स 2024। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? बाफ्टा अवार्ड 2024। और इसमें जो विनर की लिस्ट है, बेस्ट एक्टर की बात करें तो वो थे सिलियन मुर्फी ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट डायरेक्टर थे क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर के लिए। और बेस्ट फिल्म की बात करें तो बेस्ट फिल्म भी ओपनहाइमर ही थी। ऑस्कर भी ओपनहाइमर को मिला था और बाफ्टा अवार्ड भी ओपनहाइमर को ही मिला है। अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी लॉन्च इनसैट 3DS सैटेलाइट। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च किया है? तो इनसैट वगैरह के जो नाम से ही पता लगेगा ये इंडिया ने लॉन्च करा है। इनसैट का जो नाम है ये इंडिया ने लॉन्च करा है। और इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो ने। ठीक है, इनसैट 3DS ये एक वेदर मौसम का उपग्रह है, मौसम बताने के लिए। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया है? ये जो रॉकेट है GSLV MK2 F14, GSLV MK2 F14 कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। इनसैट 3DS वेदर सैटेलाइट है, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICJ। ICJ के नए अध्यक्ष कौन बने? ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका जो नया प्रेसिडेंट हो कौन बनाया गया है? ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ICJ के जो नए चेयरमैन जो हेड बने, प्रेसिडेंट बने, वो है नवाफ सलाम। नवाफ सलाम और ये लेबनान के हैं। नवाफ सलाम लेबनान के हैं जो ICJ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वन ऑफ द 6 ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट की जो 6 संस्थाएं हैं उसमें से एक का नाम है ICJ। ठीक है, ICJ उनमें से एक है। और ICJ का जो हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर है द हेग में, नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड के अंदर जगह का नाम है द हेग, वहाँ पर ICJ का हेडक्वार्टर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। ये जो है हेडक्वार्टर ऑफ ICJ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बहुत से एग्जाम में पूछा ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड के अंदर है। क्वेश्चन है व्हेन वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस। जो चुनावी बॉन्ड योजना है ये कब शुरू करी गई थी? चुनावी बॉन्ड योजना कब शुरू करी गई थी? तो ये शुरू करी गई थी 2018 के अंदर। चुनावी बॉन्ड जो होता है ये 2018 के अंदर दी गई थी। और इसके बारे में अलग अलग से है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। क्या? सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्ट 2017 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट BPA RPA इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड कंपनी एक्ट 2030 इन कॉन्स्टिट्यूशनल। जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम थी इसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक घोषित कर दिया। और ये वायलेट करती है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आर्टिकल 19A के फर्स्ट पार्ट को। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये किसको वायलेट करती है? आर्टिकल 19 फर्स्ट का A, इसको ये वायलेट करती है। इन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। ये आई कब थी? ये 2018 में आई थी। ठीक है, और इसको बजट 2017 का जो बजट आया था उसमें इसको अनाउंस किया गया था। और इसमें क्या होता है कि कोई भी अननोन बंदा अपनी पहचान बताए बिना चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकता है, पैसे भेज सकता है। कहने का मतलब ये कोई भी सरकार को पैसा दे सकता है इलेक्शन के टाइम, बस नाम गुप्त रखेगी सरकार। जिसको भी बॉन्ड पैसा मिलेगा वो आपका नाम गुप्त रखेगी। अगला है हु हैज अनवेल्ड PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किसने करा है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका अनावरण किसने करा है? तो इसका अनावरण करा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किया है। ये है क्या योजना? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
ये जो होता है छतों के ऊपर जो सोलर पैनल है वो लगाने के लिए, ठीक है, सोलर लाइट वगैरह के लिए छतों पर सौर ऊर्जा के लिए। और इसके लिए जो टोटल बजट दिया गया हुआ 75,021 करोड़। इसका टारगेट क्या है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। ये है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू कौन थी? जो कांग्रेस आईएनसी जो बना था, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। और सरोजिनी नायडू को भारत के नाइटिंगेल की उपाधि भी दी गई थी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता था। महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दी थी सरोजिनी नायडू को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38। और ये जो रिपोर्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI, ये जारी कौन करता है? ये करता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक LPI जारी करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। पहले टॉप कंट्री में पहले पर सिंगापुर है, सेकंड नंबर पर है फिनलैंड का। फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड है फिनलैंड का। और इंडिया की रैंक है 38। टोटल कंट्री है 139। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टोटल 139 कंट्री में इंडिया की 38th रैंक है। ये इंडेक्स जो है वो 6 फैक्टर पे कैलकुलेट किया जाता है। इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए 6 फैक्टर हैं। पहला है कस्टम परफॉर्मेंस, सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, थर्ड है ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, फोर्थ है लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी, फिफ्थ है कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, सिक्स्थ है टाइमलाइनेस ऑफ शिपमेंट। ये 6 पिलर है इस इंडेक्स के जिसे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट जारी करता है। 139 कंट्री में इंडिया की 38th रैंक है। पहले पर है सिंगापुर, दूसरे पर है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को, हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? 2024 जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो वो था इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। और ये 28 फरवरी को क्या था? 28 फरवरी 1928 को CV रमन जो थे भारत के साइंटिस्ट, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी। इसलिए 28 फरवरी को जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और CV रमन को रमन इफेक्ट के कारण 1954 में भारत रत्न दिया गया था और 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। भारत रत्न मिला था इनको 1954 में और नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। विच सॉन्ग वॉन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड 2024। 2024 के जो ग्रैमी अवार्ड हुए थे तो किस गाने ने एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था? ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें विनर्स की सारी लिस्ट है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो वो सॉन्ग था फ्लावर, मिली कायरस का। एल्बम ऑफ द ईयर की बात करें वो है मिडनाइट, टेलर स्विफ्ट की। मिडनाइट जो टेलर स्विफ्ट के द्वारा बनाई थी, टेलर स्विफ्ट की है मिडनाइट एल्बम उसको। सॉन्ग की बात करें, सॉन्ग है व्हाट वाज आई मेड फॉर। ये सॉन्ग है जिसको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक वो है शंकर महादेवन। ये है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इंडिया के हैं शंकर महादेवन, उनको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का शक्ति बैंड को। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की जो नंबर 4 पर है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन की जो एक शक्ति बैंड है उसको अवार्ड दिया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का। फर्स्ट इंडियन जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला था पंडित रविशंकर थे 1968 में। और फर्स्ट वुमेन है वो थी तन्वी शाह। ये तीनों ही चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पहली भारतीय महिला तन्वी शाह थी जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला था। पहले भारतीय जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला था पंडित रविशंकर 1968 में। अब मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक का शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन की जो एल्बम है शक्ति बैंड है उसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है
विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड? समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? और वो है उत्तराखंड। इंडिया के अंदर उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करा है। ठीक है, यानी कि ये मैरिज, डाइवोर्स, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह के सारे रूल हैं ये सभी के लिए बराबर रहेंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा है, डीपीएसपी के आर्टिकल 44 के डीपीएसपी है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसमें लिखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे जो हर साल मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। रामसर कन्वेंशन ईरान के अंदर रामसर, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब की बार की थीम क्या है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये अब की बार की थीम है वर्ल्ड वेटलैंड डे की। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण है ये किस राज्य में स्थित है? अंक समुद्र पक्षी जो संरक्षण है ये है कर्नाटका के अंदर। कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। अंक समुद्र कर्नाटका के अंदर है। ये 3 नई रामसर साइट है इंडिया के अंदर, उनमें एक है अंक समुद्र बर्ड सेंचुरी कर्नाटका के अंदर, दूसरी भी कर्नाटका में है और ये है अघानासिनी एस्चुरी, और थर्ड है मेघाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये 3 है जो नई रामसर साइट है इंडिया की, और तीनों की तीनों कर्नाटका के अंदर हैं। ये 3 नई रामसर साइट है इंडिया की, तीनों ही कर्नाटका के अंदर हैं। अंक समुद्र बर्ड रिजर्वेशन, और अगला है अघानाशिनी एस्चुरी, और थर्ड है मगाड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये 3 नई रामसर साइट है इंडिया के, तीनों की तीनों कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करती हैं। अगला है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 है, ये किस स्टेट के अंदर है? लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, और ये जो है ये तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। ये 2 नई साइट है जो ऐड की गई है। देखो 3 थी ऊपर कर्नाटका की और ये 2 है तमिलनाडु की रामसर साइट। पहली तो है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट जो नीलगिरी पर है, और सेकंड है क्राइवेती बर्ड सेंचुरी, ये है अरियालूर में। ये 2 नई रामसर साइट है तमिलनाडु की, और ऊपर 3 जो हमने देखी थी वो 3 कर्नाटका की नई रामसर साइट ऐड की गई थी। लॉन्गवुड शोला जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये तमिलनाडु के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? ये टेनिस से संबंधित है। तो सबसे पहला अवार्ड होता है ऑस्ट्रेलियाई वाला। सबसे पहला 4 टूर्नामेंट होते हैं देखो उसमें, ऑस्ट्रेलियाई, उसके बाद फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और फिर अमेरिकन, 4 होते हैं। तो इसमें जो पहला होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, ये मेंस के सिंगल इवेंट में किसने जीता था? तो ये जीता था जेनिक सिंगर ने। और ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में सारी डिटेल दी गई है। मेंस सिंगल में विनर था जेनिक सिनर और ये इटली से। रनर अप था डैनियल मेडवेव, ये रसिया से हैं। वुमेंस सिंगल में आर्याना साबालेंका, ये बेलारूस से है। सेकंड पर है जेंग क्वीन, चाइना से हैं। मेंस डबल में है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडन, ये इंडिया के हैं। इंडिया के जो मोहन बोपन्ना और इनकी टीम ने ये जीता था मेंस डबल्स का ऑस्ट्रेलियाई ओपन। इसके जो रोहन बोपन्ना के साथी का नाम है मैथ्यू एबडन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनोग्रेटेड अटल सेतु, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज? भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने करा था? तो अटल सेतु का जो उद्घाटन करा था वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करा था अटल सेतु का। और यह है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, और इसका नाम है अटल सेतु। दूसरा नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है ये अटल सेतु के नाम से। जो सबसे लंबा सी ब्रिज है, समुद्र के ऊपर जो पुल है वो है, 6 लाइन का है, 6 लेन ट्रांस हार्बर ब्रिज है। टोटल लेंथ है 21.8 किलोमीटर, और ये मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। मुंबई को नवी मुंबई से ये कनेक्ट करता है, अटल सेतु मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल इस्टेब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी?
कौन सा राज्य विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? ब्लैक टाइगर सफारी कौन सा जो स्टेट है वो स्थापित करेगा वर्ल्ड में पहली बार ब्लैक टाइगर सफारी? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये करेगा ओडिशा स्टेट। ओडिशा स्टेट के अंदर वर्ल्ड का पहला ब्लैक टाइगर सफारी होगी। और लोकेशन क्या है? ये सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा के मयूरभंज में, उसके पास ब्लैक टाइगर सफारी इस्टेब्लिश की जाएगी। और ये ओडिशा के सीएम जो है नवीन पटनायक, उन्होंने इसकी घोषणा करी है, ब्लैक टाइगर सफारी ओडिशा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टू गेट PLI नोड? PLI जो मंजूरी करने वाली पहली भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन सी है? तो वो जो कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली वो है ओला इलेक्ट्रिक्स। ओला कंपनी जिसने हाल फिलहाल में एक स्कूटर लॉन्च किया था इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसने पहली कंपनी जिसने PLI नोड मिला है। PLI क्या होता है? ये होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है। और ये किसके इंट्रोड्यूस्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, और 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव था। और इसका काम क्या था कि भारत के अंदर EV को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना और इंपोर्ट्स को कम करना। ओला को मिला था ये। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड खेलो इंडिया यूथ गेम 2024? खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी किसने करी थी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और ये गेम्स हुए थे तमिलनाडु के अंदर हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 तमिलनाडु में, यूनिवर्सिटी गेम गुवाहाटी में। यूनिवर्सिटी गेम अलग है, ये यूनिवर्सिटी गेम्स है। यूनिवर्सिटी गेम्स गुवाहाटी में और ये यूथ गेम्स है, ये हुए थे तमिलनाडु के अंदर। छठा एडिशन था इनका, ठीक है। और ये 4 सिटीज में हुए थे तमिलनाडु के, चेन्नई, मदुरई, त्रिचिली और कोयम्बटूर। 4 शहर थे तमिलनाडु के जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी की गई थी। और उसमें पहले नंबर पर अगर पूछे जाए तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र था, टोटल 158 मेडल जीते थे। तमिलनाडु दूसरे पर, हरियाणा तीसरे पर, दिल्ली चौथे पर और राजस्थान 5वें नंबर पर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में तमिलनाडु पहले पर, महाराष्ट्र पहले पर, तमिलनाडु दूसरे पर ये मेडल टैली दी गई है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने SKAO परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति की है? SKAO जो स्कीम है ये क्या है? SKAO प्रोजेक्ट, और यह है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये बनाई जो किसके लिए गई है? ये ऑस्ट्रेलिया प्लस साउथ अफ्रीका की हेल्प से बनाई गई है। इंडिया इसका मेंबर बन चुका है। और इसमें इंडिया ने कितने करोड़ की वो करी है अप्रूवल? 1250 करोड़, 1250 करोड़ इसमें दिए हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइगर रिजर्व बिकम इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन से टाइगर रिजर्व को बनाया गया है? डार्क स्काई पार्क जो बनाया गया है वो है पेंच टाइगर रिजर्व। पहले नंबर पर जो है पेंच टाइगर रिजर्व, उसको डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बनाया गया पेंच टाइगर रिजर्व, और यह है महाराष्ट्र के अंदर। इसका काम क्या है? फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई एंड प्रिवेंटिंग द लाइट पोल्यूशन। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर है। इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन बुकर प्राइज 2024? बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो ये जीता था समांथा हार्ले ने, समांथा हार्वे, और ये नाम था ऑर्बिटल के लिए। समांथा हार्वे ने बुकर प्राइज 2024 जीता है ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। इंग्लिश बुक है इनकी समांथा हार्वे, और नोवेल है इनकी ऑर्बिटल। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें, देखो बुकर प्राइज़ अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो जीता है जेनी एरपेंसबेक ने, जेनी एरपेंसबेक ने ये जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और बुकर प्राइज़ ये जीता था समांथा हार्वे ने। क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन जो हुआ था COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये जो की गई थी अजरबैजान के अंदर हुई थी। COP29 अजरबैजान के अंदर हुई थी। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो बोलते हैं UNCCC, COP29 हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज,
और ये हुई थी 11 से 22 नवंबर 2024 को। कहाँ पर हुई थी? बाकू अजरबैजान के अंदर। प्रेसिडेंट है मुख्तार बाबाएव और इसमें पार्टिसिपेंट थे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसके जो मेंबर कंट्रीज है वो सारे इसमें पार्टिसिपेंट थे। COP29 अजरबैजान के अंदर आयोजित की गई थी। और इसमें क्या क्या टारगेट थे? पहला था न्यू क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल। न्यू क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल था टू ट्रिपल के क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि $300 बिलियन पर ईयर 2035 तक क्लाइमेट फाइनेंस की बात हुई थी। दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ रिडक्सिंग मीथेन। इस पर इंडिया ने साइन नहीं करे। मीथेन का रिडक्शन करना था 30% 2030 तक। अगला है बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फार्मर्स के लिए। ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। और लास्ट था लिमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर। ये सारे की गई थी इसमें COP29 में। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप इट्स हेडक्वार्टर इन विच कंट्री। ग्लोबल बायोफ्यूल जो संगठन है उसने एक मीटिंग करी थी और उसने कहा था किस देश के अंदर इसका हेडक्वार्टर होगा। तो ये जो हेडक्वार्टर जो बनेगा ये होगा इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर बनेगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का। ठीक है, और ये लॉन्च की गई थी एट द साइडलाइन 2023 G20 जो हुआ था दिल्ली के समिट, उसके बाद ये लॉन्च की गई है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। और इसके जो मेंबर हैं वो है इंडिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इटली, मॉरिशस, सिंगापुर, UAE और USA। टोटल 22 कंट्री है और इसमें जो फंडिंग मेंबर ये दे रखे हैं। हेडक्वार्टर बनेगा इसका इंडिया के अंदर। क्वेश्चन है विच सिटी इन इंडिया हैज़ अनवेल्ड द फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विद ए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। कौन सी गौशाला है जिसमें पहला है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाया गया, फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला। यह है ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर्स न्यू कैटल डंग बेस्ड जो गाय के गोबर है उसके ऊपर आधारित है CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव के तहत। लोकेशन है ग्वालियर के तहत ललतीपारा जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर ये गौशाला है। और ये जो गाय का गोबर है जो पशु उसके बनाया जाता है कंप्रेस्ड बायोगैस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 176 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। और ये किसके द्वारा जारी किया गया था? ये किया गया था गोल्डमैन सोमनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया की रैंक है 176। फर्स्ट है लग्जमबर्ग और सेकंड है एस्टोनिया। इसमें जो पहली रैंक है किस देश की है वो है लग्जमबर्ग की। इंडिया की है 176। सबसे लास्ट है वो है किरीबाती देश की सबसे खराब रैंक इसमें दी गई है। भारत की रैंक इसमें 176 नंबर पर। विच लीजेंडरी फोक सिंगर नोन एज बिहार कोकिला पास्ट अवे एट द एज ऑफ 72। बिहार कोकिला किस संगीतज्ञ को कहा जाता था जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो थी शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा एक फोक सिंगर थी और इनको बिहार कोकिला कहा जाता था, नाइटिंगेल ऑफ बिहार। शारदा सिन्हा को पद्मश्री अवार्ड 1991 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2000 में और पद्म भूषण 2018 में इनको दिया गया था। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से इनको जानते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 79। टोटल कंट्री है 142, भारत की रैंक है 79। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 ये रिलीज की गई है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रिलीज की गई है। 142 में भारत की रैंक है 79। टॉप कंट्री है डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। पहले नंबर पर है डेनमार्क, फिर नॉर्वे और फिर फिनलैंड। इसके 8 इंडिकेटर्स होते हैं: गवर्नमेंट कंसिस्टेंस, करप्शन एब्सेंस, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फॉर्मेंस, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस। 8 इसके इंडिकेटर्स होते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडियाज 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो ये है गुरु घासीदास।
गुरु घासीदास तामोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है, इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, और टोटल इंडिया के अंदर 56 है। भारत का 56वां जो टाइगर रिजर्व बना है 56 नंबर का, वो है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और इंडिया में वैसे देखें तो थर्ड हाईएस्ट नंबर पर है, और ये छत्तीसगढ़ के अंदर चौथा है। तो गुरु घासीदास इंडिया के अंदर तो नंबर की बात करें सीक्वेंस थी तो 56 है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये 4th नंबर है, इससे पहले छत्तीसगढ़ के अंदर 3 और हैं, और इंडिया के अंदर तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर 3 और कौन कौन से हैं, और वो है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचमकमा टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, और चौथा जो छत्तीसगढ़ के अंदर बना है वो है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इंडिया के 2 सबसे बड़े टाइगर रिजर्व कौन से हैं इससे पहले, तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास ये तीसरे नंबर पर है सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA की जो पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किस देश में हुई थी। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन जो था, इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो इंडिया के अंदर हुई थी, न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर उसकी थीम थी कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल, कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल। PM मोदी ने इसको लॉन्च किया था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ये ध्यान रखना, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका ICA। विच डिस्ट्रिक्ट इन असम हैज़ रिसेंटली बीन रिनेम्ड एज श्रीभूमि, असम के किस जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया है, असम के किस जिले का नाम श्रीभूमि कर दिया है। जोरहाट, करीमगंज, डिब्रूगढ़ और तेजपुर, ये आपको बताना है। और असम के CM जो है हेमंत बिस्वा, इन्होंने इसकी घोषणा करी है। श्रीभूमि किस जिले का नाम रखा गया है असम के अंदर। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। 2015 में इसके फाउंड किए गए थे, लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। COP जो 21 हुआ था पेरिस में, उस टाइम ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की खोज की गई थी, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम के अंदर बनाया गया है। प्रेसिडेंट इंडिया का, को प्रेसिडेंट फ्रांस है इसका। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो प्रेसिडेंट देश है वो भारत है, को प्रेसिडेंट है फ्रांस। इसके डायरेक्टर जनरल की अगर बात करें, डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर, अजय माथुर है फिलहाल। और 23 मार्च के बाद जो नए बनेंगे इसके, देखो 23 मार्च तक रहेंगे, 25 मार्च तक, 25 मार्च के बाद जो नए डायरेक्टर बनेंगे वो बनेंगे आशीष खन्ना। फिलहाल जो इसका डायरेक्टर वो है अजय माथुर, उसके बाद बनेंगे आशीष खन्ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल। और इसे पूछा कि 104th मेंबर कौन बन गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104th मेंबर कौन बन गया है, वो है आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज इन 2023, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया था। तो इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस ये दिया गया है, पहला है डैनियल बेरेनबॉइम, ये म्यूजिशियन है अर्जेंटीना का, और सेकंड है अली अबू अवाद। डैनियल बेरेनबॉइम और अली अबू अवाद, इनको दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 का। अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा वाज अवार्डेड विद पद्म विभूषण इन विच ईयर, रतन टाटा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, रतन टाटा जी को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो रतन टाटा जी और का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे के अंदर, 28 दिसंबर 1937। डेथ हुई है इनकी रिसेंट में 9 अक्टूबर 2024, 9 अक्टूबर 2024 में। चेयरमैन थे ये टाटा ग्रुप के एंड टाटा सन्स के। पद्म विभूषण इनको दिया गया था 2008 में, पद्म भूषण दिया गया था 2000 के अंदर, 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण, ये इसमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, क्योंकि जो रतन टाटा थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो बने हैं एन चंद्रशेखरन, नटराजन जो चंद्रशेखरन है वो टाटा के नए चेयरमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली बिकम द 40th महारत्न कंपनी इन इंडिया, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है।
भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है? तो महारत्न कंपनी जो होती है जिसका टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, जिसका टर्नओवर एनुअल जो है वो 25,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो वो बनती है महारत्न कंपनी। ठीक है, यानी कि नेटवर्थ जो होनी चाहिए वो 15,000 करोड़ होनी चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। और इसके अंदर जैसे भेल हो गया, बीपीसीएल हो गया, गेल हो गया, ये सारे इसके अंदर हैं। अब जो नई कंपनी जो बनी है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये नई महारत्न कंपनी बनी है 14th इंडिया की। भारत में 14 महारत्न कंपनियां हो चुकी है, 14th बनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 14th, 44 एंड 45th एशियन समिट 2024? 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने करी थी? 44 और 45वां आसियान समिट ये हुआ था वियतनाम, लाओस। वियतनाम और लाओस के अंदर हुए थे दोनों। थीम क्या है? एशियन इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलेंस। एशियन इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलेंस। 44 हुए थे वियतनाम में, 45 हुए थे लाओस के अंदर। क्वेश्चन है सैला टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? सैला जो सुरंग है उसका निर्माण किस राज्य में किया गया है? शैला टनल है असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो जो सैला जो सुरंग है इसका निर्माण जो किया गया है वो किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सैला सुरंग कहाँ पर है? ये सैला टनल अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और जो सैला टनल है ये है कनेक्टिविटी बिटवीन गुवाहाटी एंड तवांग, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। सैला सुरंग है ये 2 सिटीज़ को जोड़ती है, गुवाहाटी यानी कि असम को अरुणाचल प्रदेश से, तवांग और गुवाहाटी के बीच में कनेक्शन पॉइंट है सैला सुरंग। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई है? कंस्ट्रक्टेड बाय BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और कॉस्ट है 825 करोड़। ये सारी डिटेल है सैला सुरंग के बारे में अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च उन्नति स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में उन्नति स्कीम एक लॉन्च करी है। ये किस चीज़ के लिए है उन्नति स्कीम? तो सबसे पहले आपको उन्नति स्कीम की फुल फॉर्म चेक कर लेना, उन्नति, और इसका नाम है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है ये। और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम का मतलब है किसके लिए है? इंडस्ट्रीज़ के लिए। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनके लिए लाई गई है ये। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में इंडस्ट्रीज है उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्नति स्कीम ये लाई गई है। लॉन्च की गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ये लॉन्च की गई है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है जो इंडिया का, वहाँ पर उन्नति स्कीम लाई गई है इंडस्ट्रीज़ के लिए। और ये उन्नति स्कीम किस मिनिस्ट्री के लिए है? अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए है। और इसका बजट रखा गया है 10,037 करोड़, 10,037 करोड़ उन्नति स्कीम के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, यह है उन्नति स्कीम। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में किसने अदिति योजना लॉन्च करी है? रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड अदिति स्कीम? अदिति स्कीम की पहले फुल फॉर्म देखिए, ADITI। अदिति स्कीम है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स लॉन्च की गई है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो किसने लॉन्च करी है? डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई है अदिति स्कीम, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद IDX। और इसके एम क्या है? बूस्ट इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। और एलोकेशन है 750 करोड़ के अमाउंट का। यह है अदिति स्कीम। अदिति स्कीम की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद IDX। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च MUA स्कीम? MUA जो योजना है वो किस राज्य ने करी है? किस राज्य सरकार ने MUA योजना शुरुआत करी है? तो वो जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश।
यूपी के जो सीएम है उन्होंने लॉन्च करी है एम युवा स्कीम। एम युवा स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये फुल फॉर्म है एम युवा की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्कीम है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स, लॉन्च बाय यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। एवरी ईयर 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स और प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 5 लाख। 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है। जो एम युवा स्कीम है यूपी की, इसमें 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट फ्री लोन, युवाओं को कोई भी अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप करने के लिए एम युवा स्कीम है। क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड IBCA? IBCA, सबसे पहले हम IBCA की फुल फॉर्म चेक करते हैं। IBCA क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। IBCA है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इसका काम क्या है? फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, 7 जो बड़े कैट्स हैं, जो कैट की जो प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति, उनके कंजर्वेशन के लिए। अब बिल्ली की प्रजाति में कौन कौन से वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले है टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा। ये जो 7 तरह के जो बिल्ली की ही प्रजाति के हैं, सातों के सातों, ठीक है। टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 जो बिग कैट है, इनके कंजर्वेशन के लिए, इनको बचाने के लिए IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और इसमें जो है मेंबर हैं वो अब तक 16 कंट्रीज़ इसमें शामिल हो चुके हैं। ये है वो 7, आपको इनको सभी के अगर आप फेस देखने हो तो जैगुआर है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, लॉयन है, ये सारे हैं इसमें, आप चेक कर लेना। 7 जो बड़े कैट फैमिली के हैं ये, और 16 देश IBCA के मेंबर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की जाएगी? विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की जाएगी? जयपुर, आगरा, उज्जैन, इंदौर, तो वो है उज्जैन। वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक जो है वो उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। और यहाँ इसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, और इसका उद्घाटन किया है PM मोदी ने। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। पहली वर्ल्ड की वैदिक क्लॉक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? IIPA के अंदर इंडिया की रैंक, IIPI के अंदर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की जो रैंक की अगर हम बात करें तो भारत की रैंक है इसमें 42, 42वीं। अच्छा, ये इंटरनेशनल IP इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी कौन करता है? ये करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की जाती है। पहले नंबर पर है USA, दूसरे पर है UK, तीसरे पर है फ्रांस। इंडिया है 42वें नंबर पर। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत है 42वें नंबर पर, पहले पर है अमेरिका। क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल? लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ये, और इनका जो नाम है वो है अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव, इनको बनाया गया है लोकपाल का नया अध्यक्ष। लोकपाल क्या है? इट इज़ एन एंटी करप्शन बॉडी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकपाल आया कैसे? तो सबसे पहले 2011 में अन्ना हजारे ने और केजरीवाल ने अनशन करा था। उसके बाद 2014 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया था। 2019 में पहला जो लोकपाल जो चेयरमैन बनाया था वो बनाया था पिनाकी चंद्र घोष को। पहला लोकपाल जो चेयरमैन था वो बनाया था पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में अजय माणिकराव, ये आपको ध्यान रखना है। लोकपाल सेंटर में, और स्टेट में होता है लोकायुक्त। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होता है वो होता है लोकपाल, और स्टेट में बोलते हैं इनको लोक आयुक्त। क्वेश्चन है,
हु हैज़ बीन अवार्डेड विद एबल प्राइज 2024। एबल प्राइज 2024 जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया गया था अब की बार? तो अब की बार जो दिया गया था वो गया था माइकल तलग्रांड को। माइकल तलग्रांड को एबल प्राइज 2024 जो मैथमेटिक्स अवार्ड बोलते हैं इसको, ये दिया गया था। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये है द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। क्वेश्चन है, किर स्टारमर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? किर स्टारमर बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, यूके और इंडोनेशिया। तो किर स्टारमर जो है और वो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए, किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो है लेबर पार्टी। ठीक है। और इनसे पहले जो किर स्टारमर है, इनसे पहले जो पीएम थे वो थे ऋषि सुनक यूके के। और जो पहले फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पीएम थे, पहले भारतवंशी जो प्राइम मिनिस्टर बने थे यूके के, वो थे ऋषि सुनक। उनको रिप्लेस करके अब ये नए बने हैं किर स्टारमर। ठीक है, ये आप देख लेना। और जो यूनाइटेड किंगडम जो है, इनकी कैपिटल है लंदन। और लंदन किस रिवर के किनारे पर है? थेम्स रिवर के किनारे पर। ये भी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और यह है कि आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सोलर मिशन? अच्छा, दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पूछा गया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सोलर मिशन, जो इंडिया ने पहला सोलर मिशन लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो आदित्य L1। आदित्य L1 सोलर मिशन है जो इंडिया ने लॉन्च किया है। और ऊपर क्वेश्चन है कि आदित्य L1 मिशन लॉन्च कब किया गया? तो आदित्य L1 ये लॉन्च कब किया गया, इसमें देखते हैं हम। पहले सबसे पहले तो देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है फिलहाल आदित्य L1 के बारे में। तो वाई इन न्यूज़ कंप्लीट फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड L1। L1 है लैग्रेंज पॉइंट, जो आपको दिखाऊंगा मैं आगे एक बार। ऑन 2 जुलाई टेक्स 178 डेज। और इसको लॉन्च किया गया था PSLV C57 रॉकेट से। आदित्य L1 जो मिशन है इसको लॉन्च किससे किया गया था अगर पूछ ले, तो वो है PSLV C57 जो है उस रॉकेट से ये लॉन्च किया गया था। और ये इंडिया का पहला मिशन है जो सूरज की स्टडी करेगा, यानी कि सोलर एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए। आदित्य L1 डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय इसरो। अब इसमें पूछा लॉन्च डेट क्या है, तो ये लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023। आदित्य L1 जो मिशन है, सोलर मिशन है, जो इंडिया का पहला सोलर मिशन है, ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और इसका बजट है लगभग 400 करोड़। इसरो ने इसको लॉन्च किया था 400 करोड़ में। ये बजट जो मिशन है आदित्य L1 ये लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से 2 सितंबर 2023 को। PSLV C57 रॉकेट से ये लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखनी है आपकी सारी बातें इसके अंदर। आदित्य L1 मिशन के तहत जो सारी बातें हैं वो इसमें बताई गई हैं। और इसमें ये दिखाया गया है, ये देखो, इसने पहले ये है लैग्रेंज पॉइंट L1 ये क्रॉस कर लिया है। ये फर्स्ट हेलो ऑर्बिट है, इसको इन्होंने कंप्लीट किया है आदित्य L1 में, जो इंडिया का पहला सोलर मिशन है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन? 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति स्तर की मेजबानी किस देश ने करी है? 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिट जो विश्व के जो धरोहर होती है उनको मान्यता देती है। ये तो ये अब हमारे इंडिया में आयोजित की गई थी। कहाँ हुआ थी ये समिट? अब हुई थी इंडिया के अंदर। और इंडिया में कहाँ पर हुई थी ये भारत मंडपम में हुई थी। भारत मंडपम जो न्यू दिल्ली के अंदर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर टोटल 21 मेंबर्स थे इसके अंदर। और इसमें इन्होंने दिया है चाराइडियो जो मैडम है असम का, ये 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई है। असम के अंदर है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो 43rd यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये कहाँ पर है? असम के अंदर। ये इसका नाम भी आपको याद रखना है। और ये जो मीटिंग हुई थी 46 जो मीटिंग हुई थी यूनेस्को की, ये हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर भारत मंडपम के अंदर। अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ मैत्री अभ्यास का आयोजन किया? इंडिया कनेक्टेड मैत्री एक्सरसाइज 2024 विद विच कंट्री? मैत्री एक्सरसाइज 2024 किस देश के साथ हुई थी? तो ये हुई थी इंडिया और थाईलैंड के बीच में। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, JME ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज।
बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी। थाईलैंड की जो आर्मी है रॉयल थाई आर्मी और इंडियन आर्मी, उनके बीच में ये हुई थी। मैत्री एक्सरसाइज 2024 थाईलैंड और इंडियन आर्मी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट 2024 जो एक्सरसाइज है किस किस देश के बीच में हुई थी? इंडिया एंड विच कंट्री? जो एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित की गई थी? जापान, चाइना, मंगोलिया, फिर फ्रांस। तो नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में कंडक्ट की गई थी। इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज आयोजित हुई थी नोमैडिक एलिफेंट 2024। और इसके अगर पूछ ले कहाँ पर हुई थी, इसकी लोकेशन पूछ ले तो ये है उमरोई। उमरोई कहाँ पर है? मेघालय के अंदर। उमरोई मेघालय में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी इंडिया एंड मंगोलिया के लिए। नाम क्या था? नोमैडिक एलिफेंट 2024 की है। इंडिया एंड मंगोलिया मेघालय के अंदर ये एक्सरसाइज की गई थी। नेक्स्ट है एयर इंडिया टू सेटअप साउथ इंडिया लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट जो ट्रेनिंग स्कूल है वो किस स्टेट में लगाया जाएगा एयर इंडिया के द्वारा? बिहार, गोवा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। जो फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल है जो एयर इंडिया सेटअप करेगी साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट है और वो होगा महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर। और लोकेशन क्या है इसकी? अमरावती डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर यह किया जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 200 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें रहने वाली है फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल की। साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट रहेगा, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEBX2 क्या है? एक नाम दिया गया है SEB एक्सरसाइज 2। ये क्या है जो रिसेंट में न्यूज़ में थी? एक ये बॉम्ब है या सबमरीन है, एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है? SEB एक्सरसाइज 2 ये क्या है? ये एक बॉम्ब है, एक एक्सप्लोजिव है ये। ठीक है, SEBEX एक इंडिया का नया एक्सप्लोजिव है, मोस्ट पावरफुल बॉम्ब है ये। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया? EEL के द्वारा। EEL यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। जो SEBEX2 है, SEBEX2 ये इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड EEL के द्वारा ये बनाया गया था, डेवलप किया गया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। ये एक मोस्ट पावरफुल बॉम्ब है जो इंडिया ने डेवलप किया है SEBEX। ये ध्यान रखना, SEBEX2 एक एक्सप्लोजिव है जो बनाया गया है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CBDT चेयरमैन? CBDT का जो नया अध्यक्ष वो कौन बना है? CBDT की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछा जाता है CBDT की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका फंक्शन क्या है? CBDT एडमिनिस्ट्रेट्स डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। ठीक है, वेल्थ टैक्स। और ये जो CBDT की जो ये होती है ये हेड, इसका जो हेड कौन होता है? चेयरमैन इसका हेड होता है। तो CBDT का नया चेयरमैन जो बना है, ये बने हैं चेयरमैन, और इनका क्या नाम है? रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल है जो CBDT के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। CBDT की फुल फॉर्म याद रख लेना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इसके अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। ये इसके इंपॉर्टेंट टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज गुड्स एंड सर्विस यानी कि GST डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष GST दिवस कब मनाया जाता है? GST दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई। तो GST जो है ये रिप्लेस किया गया था, जो पहला जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको रिप्लेस करके GST आया था। और सबसे पहले GST जो इंडिया में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। जुलाई 1 2017 को GST इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इसलिए GST डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। GST डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को GST डे मनाया जाता है। और इंडिया में जो टैक्स स्लैब है ये 5 टैक्स स्लैब दी गई है नए GST के अंदर। 0%, 5%, 12%, 18 और 28%। ये 5 स्लैब है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो न्यू GST है, जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सों की जगह GST आए तो उसमें कितनी स्लैब्स हैं? तो GST के अंदर 5 स्लैब दी गई है। GST काउंसिलिंग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक निकाय है ये। और आर्टिकल कौन सा है इसका? GST का आर्टिकल है 279A। ये सारे क्वेश्चन है ये पॉलिटी के अंदर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने छोटे छोटे से। GST काउंसिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 279A के तहत।
आर्टिकल 279A के तहत। और जीएसटी जब आया था कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 101 101वां संविधान संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को। फर्स्ट स्टेट जो अगर पहला देश पूछे कौन था जीएसटी का, तो फ्रांस था फर्स्ट स्टेट जो कंट्री की बात करी जाए तो। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो मनाया जाता है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है, 28 जुलाई, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अब क्वेश्चन ये है कि ये 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? वाई 28 जुलाई? क्यों ये इसी दिन है बर्थडे ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बारूच ब्लमबर्ग का है। अब इनसा ये कौन थे? ये वो थे जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करी थी। हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्होंने खोज करी थी, डॉक्टर बारूच ब्लमबर्ग ने, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। इनका बर्थ डेट है 28 जुलाई, इसलिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाते हैं। 2024 में थीम क्या थी? थीम थी इट्स टाइम फॉर एक्शन। इट्स टाइम फॉर एक्शन, ये थीम आपको याद रखनी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम यही याद रखना है। कई बार इंग्लिश वाला ही हिंदी में दे देते हैं, तो इट्स टाइम फॉर एक्शन सेम आपको याद रखनी है। हेपेटाइटिस जे है ये होता कैसे है? तो एक वायरल डिजीज़ है ये, और किसके द्वारा होता है? ये होता है हेपेटोट्रोपिक जो वायरस है उसके द्वारा फैलता है। ये सबसे पहले लीवर को इफेक्ट करता है और लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस होते ही लीवर पे असर करता है, लीवर में सूजन आ जाती है। और हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस A B C D E, हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है, ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में करंट अफेयर के इस क्वेश्चन के अंदर सारी स्टेटमेंट, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके साइंस भी कवर हो जाए, करंट अफेयर भी, स्टैटिक जीके भी, सारा पोर्शन जो है जीके का वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को डॉक्टर बारूच ब्लमबर्ग जिन्होंने हेपेटाइटिस वायरस की खोज करी थी इसलिए मनाया जाता है। थीम क्या थी? इट्स टाइम फॉर एक्शन। अगला है क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे जो है हर साल मनाया जाता है, कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को। अब 23 अगस्त की डेट क्यों है? क्योंकि 23 अगस्त 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च ऑन ल्यूनर साउथ पोल। चंद्रयान 3 मिशन है वो लॉन्च किया गया था 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3। तब से हम 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। इंडिया बिकम 4th कंट्री सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून सरफेस आफ्टर USA, रशिया और चाइना। भारत जो है विश्व में चौथा देश बन गया था, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद, जिसने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत बन गया था चौथा देश जिसने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है चंद्रयान 3 के तहत। और जिस पॉइंट पर लैंड किया था चंद्रयान 3 उस पॉइंट का नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम था? शिव शक्ति पॉइंट। जो नेशनल स्पेस डे की थीम क्या है 2024 में? वो है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून। टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, ये थीम रखी गई है 2024 के नेशनल स्पेस डे के लिए। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था 2023 में, तब से 23 अगस्त को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव कौन हैं? यूनियन होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये कौन बने हैं? और ये जो बने हैं ये नाम है गोविंद मोहन। भारत के जो नए होम सेक्रेटरी जो बने, यूनियन होम सेक्रेटरी के केंद्र में गृह सचिव जो बने हैं वो है गोविंद मोहन। ठीक है, यानी कि ये सब के इसके अंदर सारी आते CRPF, CISF, BSF और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी के हेड बने हैं गोविंद मोहन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ICC? ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो पहले BCIC के हेड थे जय शाह, वो ही अब ICC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जय शाह जो पहले BCIC के अध्यक्ष थे, अब उनको ICC का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक, ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
कब हुई थी इसकी स्थापना? 1909 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई के अंदर। टोटल 108 देश इसके मेंबर हैं। आईसीसी के टोटल 108 देश मेंबर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी जो बोलते हैं, शॉर्ट में जो छापा मारती है। ईडी के जो नए डायरेक्टर हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो ईडी के जो नए डायरेक्टर बनाए गए वो है राहुल नवीन। ईडी के नए डायरेक्टर हैं राहुल नवीन। ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुई थी ये ईडी? और ये होते मई 1, 1956। ये क्वेश्चन कई बार था, ईडी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है ईडी, ध्यान रखना आप। होम मिनिस्ट्री का भी कोई चक्कर नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी कोई चक्कर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आएगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। चेयर डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? राहुल नवीन इसके नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? जो 78वां स्वतंत्रता दिवस जो समारोह बनाया गया था, यानी कि 15 अगस्त 2024 को, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी जो थीम थी वो थी विकसित भारत। विकसित भारत ये थी 78वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 2024 को, उसकी थीम थी। ठीक है, विकसित भारत ये इसकी थीम थी। फ्लैग जो झंडा किसने फहराया था रेड? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फहराया था वहाँ पर 11वें बार लगातार। ठीक है, फ्लैग होस्ट किया था पीएम मोदी जी ने 11th टाइम कंटिन्यू। और सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे कि लाल किले पर झंडा किसने फहराया है, तो जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराया लाल किले पर 17 बार। और मोदी जी ने कितनी बार फहराया कंटिन्यू? 11 बार। और पीएम मोदी जी ने स्पीच कितनी मिनट का दिया था? 98 मिनट का इन्होंने स्पीच दिया था, सबसे बड़ा स्पीच दिया था। और यहाँ से इन्होंने एक नया अभियान लॉन्च हुआ था, एक पहले जो सेलिब्रेट हुआ था, हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया था 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर। अगला है, हु सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब नेम गौरव? गौरव नाम की एक लंबी दूर का ग्लाइडर बॉम्ब है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, किसने किया है ये? गौरव नाम का, ध्यान रखना, गौरव एक बॉम्ब है, लंबी दूरी का ग्लाइडर बॉम्ब है ये। और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, टेस्ट किसने किया है? इसरो, HAL, DRDO या फिर स्काईरूट एरोस्पेस ने। तो ये जो किया गया है ये किया गया DRDO के, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने इसका टेस्ट किया है गौरव का। गौरव क्या है? ये एक 1000 किलो 1000 किलो क्लास लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है ये। एक बॉम्ब है ग्लाइड बॉम्ब 1000 kg का है ये। और ये टेस्ट किया गया था फ्रॉम Su-30 Mk1 फाइटर जेट से। किस जेट से इसको छोड़ा गया था? जो है Su-30 Mk1 से। DRDO ने उड़ीसा के तट पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये सारा कुछ दे रखा है गौरव के बारे में, जो एक बॉम्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? किस देश के अंदर सबसे पुराना सोलर कैलेंडर खोजा गया है? सबसे पुराना सोलर कैलेंडर किस देश के अंदर खोजा गया है? फ्रांस, सीरिया, तुर्की या फिर यूके, उत्तराखंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो जो खोजा गया है वो है तुर्की के अंदर, तुर्की देश। ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर ये है टर्की के अंदर, तुर्की देश के अंदर। ये इसकी लोकेशन बताई गई, लगभग कितना साल पुराना है? 13,000 साल पुराना ये खोजा गया है सोलर कैलेंडर। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च दीनदयाल स्पर्श योजना? दीनदयाल स्पर्श योजना किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? दीनदयाल स्पर्श योजना जो है ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। क्या है ये? स्कॉलरशिप स्कीम है ये, स्कॉलरशिप के लिए। और ये लॉन्च की गई थी टू अवॉर्ड चिल्ड्रन इन द क्लास कैटेगरी फ्रॉम 6th to 9th, छठी से लेकर 9वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको इनाम देने के लिए, स्कॉलरशिप देने के लिए। और हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। एवरी ईयर 6,000 रुपीज़ पर ईयर इनको दिए जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए, दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत। और ये जो लॉन्च की गई थी ये थी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना है ये लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में है। दीनदयाल स्पर्श योजना एक स्कॉलरशिप है 6th to 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। देखो वो होम सेक्रेटरी पूछा था, होम सेक्रेटरी बने थे गोविंद मोहन। ये पूछा है जो कैबिनेट सेक्रेटरी किसे बनाया गया है। तो जो नया कैबिनेट सेक्रेटरी जो बना है वो है टीवी सोमनाथन ये नया कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। ये टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल एंड सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट, सबसे बड़े जो उच्च स्तर के IAS अधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा जो IAS अधिकारी होता है सेंटर में, उसको बनाया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी। टेन्योर है इनका 4 साल का। ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट और PM को रिपोर्ट करते हैं, टीवी सोमनाथन। अगला है, इंडियाज फर्स्ट राइस ATM हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट। राइस ATM यानी कि चावल ATM, ऐसा ATM जिसमें पैसे डालते चावल निकलेंगे बाहर, तो वो किस राज्य में सबसे पहले लगाया गया है। तो ये जो लगाया गया है, ये लगाया गया है ओडिशा के अंदर। कहाँ लगाया गया है राइस ATM? ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंदर भी कहाँ? ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पर लगाया गया है। और इस राइस ATM का नाम क्या है? इंडियाज फर्स्ट राइस ATM नेम है अन्नपूर्ति ग्रेन ATM। अन्नपूर्ति ग्रेन ATM ये नाम रखा गया है। ओडिशा की कैपिटल जो भुवनेश्वर, वहाँ पर किया गया है ये राइस ATM जो सेटअप किया गया है पहला, इंडिया का फर्स्ट राइस ATM ओडिशा भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। भारत ने एक विकसित किया है कि जो ट्रेन की जो टक्कर होती है उसको बचाने का एक सिस्टम लॉन्च किया इन्होंने। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जिससे ट्रेन दुर्घटना होने से बच जाएगी। अगर एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आ गई तो भी उनका एक्सीडेंट नहीं होगा, अलर्ट हो जाएंगे, पहले ही पता लग जाएगा। तो वो कौन सा सिस्टम इन्होंने, जो कौन सी प्रणाली है जो डेवलप करी है, तो उसका नाम है कवच। कवच जो इंडियन रेलवे के लिए है, ताकि ट्रेन एक्सीडेंट ना हो। ये खासकर होता सर्दी में, धुंध की वजह से, फॉग की वजह से, जब सामने दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं पता होता उस समय। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे पहले ही अगर कुछ सामने ऑब्जेक्ट होगा तो अलर्ट हो जाएंगे, अलार्म हो जाएगी। यह है ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। रेलवे मिनिस्ट्री टू रूल आउट कवच 4 by 2025 डेवलप्ड बाय RDSO। ये किसके द्वारा डेवलप की थी? RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लखनऊ के अंदर है, उसके द्वारा डेवलप की गई थी। कवच जो है ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था? RDSO के द्वारा। टेक्नोलॉजी क्या है? ऑटोमेटिकली अप्लाई ब्रेक व्हेन 2 ट्रेन कम फेस टू फेस ऑन द सेम लाइन। अगर 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाए एक ही लाइन पर, एक ही ट्रैक पर, तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे दोनों ट्रेन के। ये है कवच, ठीक है। ट्रेन के ऑटोमेटिक जो ट्रेन को कंट्रोल करता है, ये एक्सीडेंट होने से ट्रेन को बचाता है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर सर्विंग फॉर 15 ईयर्स शेख हसीना रिजाइंड एज PM ऑफ बांग्लादेश। शी वाज बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। शेख हसीना ने 15 साल बाद रिजाइन दे दिया बांग्लादेश से, वो भाग गई थी वहाँ से। तो पूछा है कि शेख हसीना किस पार्टी से बिलोंग करती है। क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में जो हिंसा चल रही है चर्चा में है। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि शेख हसीना किस पॉलिटिकल पार्टी से है। तो शेख हसीना जी की जो पॉलिटिकल पार्टी वो है आवामी लीग। आवामी लीग से वो बिलोंग करती है। पॉलिटिकल पार्टी याद रखना इसका। सबको पता है शेख हसीना बांग्लादेश की PM थी, भाग गई है वो, लेकिन उसको ये नहीं पता किसी को किस पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो है आवामी लीग। और ये रीजन दे रखे, वहाँ पे मास प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है, आर्मी ने अपना कंट्रोल कर लिया इस वजह से। अब उसके बाद बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी है, जो एंटरिम गवर्नमेंट जो है, उसका जो हेड है वो कौन बने हैं फिर अब? हु इज़ लीडिंग बांग्लादेश एंटरिम गवर्नमेंट? और वो है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस है ये बांग्लादेश एंटरिम जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की, उसके अध्यक्ष हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। और इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 2006 के अंदर, शांति पुरस्कार मिल चुका है इनको 2006 के अंदर। और किस वजह से? जो ग्रामीण बैंक हैं उसके लिए। क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार, जो ग्रामीण बैंक है सबसे पहले किसकी देन है? तो ये देन है मोहम्मद यूनुस की। इसके लिए इनको नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला था। और ये है बांग्लादेश के, ये ध्यान रखना है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? और वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद यूनुस के बारे में ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, ग्रामीण बैंक के लिए इनको 2006 में नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया था। इंडिया के देखो ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश हो गया। इंडिया के 5 स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री टच करते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले है वेस्ट बंगाल, ये सारा वेस्ट बंगाल है, ये ऊपर तक का सारा पश्चिम बंगाल है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री पश्चिम बंगाल करता है। ये मेघालय की कंप्लीट बाउंड्री हो गई नीचे, ये इधर का एरिया है, ये असम के द्वारा टच करता है इधर से और इधर से, ठीक है। ये इधर त्रिपुरा टच करता है, और ये कुछ हिस्सा है जो मिजोरम का भी टच करता है,
ठीक है, ये इधर से ये मिजोरम टच करता है सारा बांग्लादेश को। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश को 2 बार टच करता है, तो वो है असम। असम एक ऊपर से भी टच करता है और एक इधर से भी। असम 2 बार अपनी बाउंड्री टच करता है बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल। ये सारा ऊपर से नीचे तक इधर लेफ्ट साइड का सारा जो एरिया है ये वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ टच करता है। 5 स्टेट हैं इंडिया के जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णामूर्ति हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। ये यामिनी कृष्णामूर्ति जी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से डांस करती थी, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर भरत और कुचिपुड़ी दोनों। तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति है ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए जानी जाती है। यामिनी कृष्णामूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये इंडियन क्लासिकल डांसर थी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही ये करती थी। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, आंध्र प्रदेश का। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, पद्म भूषण मिला था और 2016 में पद्म विभूषण भी इनको दिया गया है। यामिनी कृष्णामूर्ति को तीनों ही पद्म अवार्ड दिए जा चुके, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यामिनी कृष्णामूर्ति से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवाक जोकोविक वॉन विच मेडल एट पेरिस 2024 ओलंपिक। पेरिस 2024 में जो ओलंपिक हुए हैं उसमें नोवाक जोकोविक ने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। नोवाक जोकोविक हैं, ये सर्बियन के हैं, सर्बिया देश के हैं, टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता पेरिस ओलंपिक 2024 में। किसको हरा कर, यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता था, वो था कार्लोस अल्कराज ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोल्ड मेडल सबको याद, नोवाक जोकोविक। अगर सिल्वर मेडल पूछ ले तो कार्लोस अल्कराज ने। मेंस सिंगल टाइटल इवेंट में इन्होंने जीता था। नोवाक जोकोविक गोल्ड और कार्लोस अल्कराज इसने सिल्वर मेडल जीता है। अगला है क्वेश्चन, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 77th 2023-24 संतोष ट्रॉफी। 77वां जो संतोष ट्रॉफी जो 2023-24 में हुई थी वो किस देश ने जीती है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी 2023-24 की, मेघालय, उत्तराखंड, सर्विसेज या फिर मध्य प्रदेश। तो इसमें जो चैंपियन बने हैं ये है सर्विसेज। सर्विसेज जो टीम है वो चैंपियन बनी है। 2023-24 संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित अगर पूछा जाए तो यह है फुटबॉल टूर्नामेंट। संतोष ट्रॉफी कहाँ पर हुई थी, अब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। चैंपियन है सर्विसेज और रनर अप है गोवा। विनर है सर्विसेज और सेकंड पर है गोवा। और इसे पूछा जाए बेस्ट प्लेयर कौन है, तो बेस्ट प्लेयर है समीर मुर्मू और बेस्ट गोलकीपर है तो सैयद बिन अब्दुल कादिर। बेस्ट प्लेयर समीर मुर्मू, बेस्ट गोलकीपर सैयद बिन अब्दुल कादिर। चैंपियन सर्विसेज और रनर अप गोवा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। संतोष ट्रॉफी किस खेल से है, फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल मिस वर्ल्ड 2024। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो वो जो जीता है वो है क्रिस्टियाना साइजोकोवा। क्रिस्टियाना साइजोकोवा मिस वर्ल्ड 2024 और ये इंडिया के अंदर हुए थे, मुंबई के अंदर। मिस वर्ल्ड 2024 जो इवेंट हुई थी ये इंडिया मुंबई के अंदर हुई थी, ठीक है। और इसमें जो विनर है वो है क्रिस्टियाना, चेक गणराज्य से है, चेक जो रिपब्लिक कंट्री है वहाँ से ये विनर है क्रिस्टियाना साइजोकोवा। और रनर अप जो है, रनर अप भी जरूर याद रखना, रनर अप पूछने लगते हैं आजकल एग्जाम में, और वो है यास्मीना जाइटोना लेबनान से। ये है चेक स्टेट से, चेक रिपब्लिक से विनर। जो रनर अप है ये लेबनान कंट्री से बिलोंग करती हैं। ये है क्रिस्टियाना 2024 मिस वर्ल्ड। नेक्स्ट है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर 2024। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है ऑस्कर 2024 में। तो जो विनर है जो टीम जो मूवी उसका नाम है ओपनहाइमर। ओपनहाइमर जो फिल्म है उसको बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया था ऑस्कर 2024 के अंदर, 96th एकेडमिक अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड 2024। और इसमें सारी डिटेल दे रखी है। बेस्ट एक्टर पूछे तो सिलियन मुर्फे, बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर, इसी फिल्म के एक्टर हैं जो बेस्ट एक्टर जिसको अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस है एमा स्टोन पुअर थिंग्स मूवी से।
बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, ओपनहाइमर, यानी कि ओपनहाइमर ने 3 अवार्ड जीते हैं लगातार, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म का। बेस्ट एक्ट्रेस है एमा स्टोन। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन हैज़ बीन बुल्ट इन विच स्टेट। ट्राई सर्विस जो कॉमन डिफेंस स्टेशन है, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा बनाया गया एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का ही कंबाइंड एक डिफेंस स्टेशन बनाया गया है। किस सिटी के अंदर ये सबसे पहला बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया फर्स्ट कॉमन डिफेंस स्टेशन ये है मुंबई के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, फॉर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। इसका मेन टारगेट क्या है, इसका एम क्या है? टू कंसोलिडेट ऑल फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ द 3 सर्विसेज, तीनों ही सर्विसेज को एक ही साथ, इनके रिसोर्स वगैरह एक साथ करना, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया गया मुंबई के अंदर। नेक्स्ट है, शोम्पेन ट्राइब रिसेंटली इन न्यूज़ प्रिलिमिनरी रेजाइड्स इन विच रीजन। जो शोम्पेन जनजाति है जो हाल ही में खबरों में है, किस क्षेत्र में रहती है? शोम्पेन जो जनजाति है, शोम्पेन ट्राइब, ये किस क्षेत्र में रहती है? द्वीप आइलैंड, नेत्रानी आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड या फिर ग्रेट निकोबार। तो जो शोम्पेन जो जनजाति है ये काफ़ी ख़त्म होने वाली जनजाति है। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने लोकसभा में पहली बार वोट डाला है। जो लोकसभा जो चुनाव हुए हैं 2024 के अंदर, तो शोम्पेन जनजाति है जिसने पहली बार इन्होंने अपना वोट डाला है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी टोटल जनसंख्या थी 229 टोटल। शोम्पेन जो ट्राइब है इसमें टोटल जो पॉपुलेशन है वो 229 ही बची है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि उन्होंने पहली बार अपना वोट डाला है लोकसभा के अंदर, ये काफ़ी ध्यान में रखना। शोम्पेन क्यों चर्चा में है? शोम्पेन ट्राइब कास्ट देयर फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन वोट, फर्स्ट टाइम इन्होंने लोकसभा इलेक्शन में अपना वोट डाला है। टोटल पॉपुलेशन थी 229 2011 के सेंसस के हिसाब से, ये इसलिए चर्चा में है शोम्पेन ट्राइब। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2024 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। एशियन जो रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई थी, कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी एशियन की, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? तो वो जीते हैं जापान ने। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं? जापान ने। 2024 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था? ये किर्गिस्तान के अंदर, बिश्केक के किर्गिस्तान के अंदर ये आयोजित हुआ था 2024 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। फर्स्ट जो कंट्री है वो है जापान, सेकंड है ईरान। जापान ने टोटल 18 मेडल जीते हैं, सेकंड पर है ईरान। और इसमें इंडिया की रैंक अगर पूछ ले, पहले पर जापान, इंडिया की रैंक है 9th और इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते हैं, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, कोई भी 0 गोल्ड था इंडिया का। जो रेसलिंग जो था एशियन रेसलिंग 2024, इसमें इंडिया के 0 गोल्ड, 4 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, टोटल 9 मेडल थे। सिल्वर किसने जीता था? उदित, सिल्वर अभिमन्यु, विक्की, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ये इंपॉर्टेंट विनर है जो आपको ध्यान रखने हैं। रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की 9वीं रैंक थी और 9 ही मेडल भारत को मिले थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप टेम्पल इनऑग्रेटेड इन विच स्टेट। विश्व का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ओम आकार का, ये देखो ओम आकार का ये एक मंदिर बनाया गया है और ये बना है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पहला मंदिर है जो ओम के आकार का ऐसे बनाया गया है और ये है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। टेम्पल का नाम है ओम आकार टेम्पल, नागर शैली में ये बनाया गया है, नागर शैली में ये मंदिर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023। 2023 में वैश्विक सैन्य खर्चे में भारत का स्थान क्या है? यानी कि मिलिट्री पे जो खर्चा हुआ है उसमें भारत कौन से नंबर पर है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो इसमें जो इंडिया का नंबर है वो 4th नंबर है। और ये जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है सिप्री के, सिप्री SIPRI, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है 2023 में मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्च करने के लिए। सबसे पहला कंट्री है अमेरिका, सेकंड है चाइना, थर्ड है रसिया और 4th है इंडिया। इंडिया कौन से नंबर पर है? 4th पर, ठीक है। और टोटल वर्ल्ड में कितना खर्च होता है? 2443 टोटल। इंडिया की रैंक 4th, फर्स्ट पर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिसेंटली इंडिया डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू विच कंट्री? भारत ने किस देश में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप पहुंचाई? देखो, भारत पहले तो दूसरे देश से मांगता है, ब्रह्मोस मिसाइल लेके आया था रशिया से। अब इन्होंने एक ब्रह्मोस मिसाइल दूसरे देश को भेजी है इंडिया ने। किस देश को भेजी है इंडिया ने? तो वो जो भेजी है इंडिया ने, वो भेजी है फिलीपींस को। किस देश को भेजी है इन्होंने? फिलीपींस को भेजी है इंडिया ने। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को इंडिया ने भेजी है। ब्रह्मोस क्या है? मीडियम रेंज समरमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है ये। और ये सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, शिप से भी लॉन्च करते हैं, एयरक्राफ्ट से भी या लैंड से भी, कहीं से भी आपको सब जगह से इसको लॉन्च कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल बनाई किसने थी? इंडिया प्लस रशिया ने। मैन जो है रशिया ने बनाई है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। और इंडिया ने अब फिलीपींस को ये भेजी है। इंडिया एंड फिलीपींस के बीच में 375 मिलियन का डील हुई है ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर। और इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल भेजी है फिलीपींस कंट्री को, पहली बार इन्होंने भेजी है। रशिया से मंगवाता है इंडिया, फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करता है, कुछ चेंजेस करता है जो ज़रूरत है उसकी, और उसके बाद इसको फिलीपींस को इन्होंने पहली बार भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जो हाल ही में रिलीज हुई है, किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? हमने अभी पढ़ा था वर्ल्ड हेपेटाइटिस के बारे में, और वो 23 जुलाई को मनाया जाता था, क्योंकि वो जो साइंटिस्ट थे ओपेनहाइमर, उनका जो जन्मदिन था उस वजह से। तो ये पूछा किस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च की, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट? तो ये है 1.3 मिलियन डेथ पर ईयर होते हैं हेपेटाइटिस की वजह से, ऐसा माना जाता है। और इसमें इंडिया की सेकंड रैंक है हेपेटाइटिस बी और सी के केस में। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के केस है चाइना में, दूसरे नंबर पर है इंडिया हेपेटाइटिस के सबसे ज़्यादा केस के बारे में। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ है। किसके द्वारा होता है? ये होता है हेप्टोट्रोपिक के कारण। ये लंग्स पर इफेक्ट करता है, लंग्स में सूजन आ जाती है। और हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, A B C D E, ठीक है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो जारी की गई है, ये या तो WHO या फिर यूनिसेफ के द्वारा ये जारी की गई है। ये आपको खुद से चेक कर लेना है। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिटवे जो पोर्ट है ये किस कंट्री के अंदर है? सिटवे बंदरगाह किस देश के अंदर है? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान या फिर म्यांमार? सिटवे बंदरगाह, ये देखो ये रहा सिटवे जो पोर्ट है, ये म्यांमार के यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। अब ये चर्चा में क्यों है? सिटवे पोर्ट का कोई चक्कर ही नहीं था, ये म्यांमार के अंदर है। आइजोल और इधर से पूरा इंडिया, फिर ये म्यांमार का, और फिर इधर कोलकाता वगैरह हुगली से सारा कनेक्ट है। ये बीच में बांग्लादेश को सारा क्रॉस छोड़ के सीधा इधर से कनेक्ट करने का, आइजोल को कोलकाता से कनेक्ट करने के लिए। सिटवे पोर्ट चर्चा में क्यों है, अभी इसके बारे में देखते हैं। इंडिया टुक ओवर द ऑपरेशन ऑफ द एंटायर सिटवे पोर्ट, ये इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ये म्यांमार के अंदर है, कलादन नदी के ऊपर। इट इज इंडिया सेकंड ओवरसीज पोर्ट आफ्टर चाबहार पोर्ट। देखो सिटवे जो पोर्ट है इस पर कंप्लीट कंट्रोल हो गया है इंडिया का, इसलिए ये चर्चा में है, इसे इंडिया ने ही बनाया है। ये म्यांमार के अंदर है। ये ऐसा दूसरा पोर्ट है जिस पर भारत का कब्जा है। इससे पहले है चाबहार पोर्ट जो ईरान के अंदर है। चाबहार पोर्ट है, उस पर भी भारत का है। चाबहार बंदरगाह आपने नाम सुना होगा, ईरान के अंदर है, उस पर भी भारत का कब्जा है। दूसरा है ये सिटवे पोर्ट जो भारत करता है हैंडल। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चेयरमैन जो बनाया गया है वो बनाया गया है अरविंद पनघड़िया को। अरविंद पनघड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ये जो 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है? 280 के अंदर है। और इट डिफाइंस फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें एक चेयरमैन है और 4 मेंबर होते हैं। फर्स्ट कमीशन जो आया था वो 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था। पहला जो वित्त आयोग जो है वो हुआ था 1951 के अंदर, ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 1951 के अंदर। आर्टिकल 280 में दिया गया है फाइनेंस कमीशन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर? जीन थेरेपी फॉर कैंसर
यानी कि जीन जो कैंसर के लिए जीन थेरेपी है उसकी जो खोज हुई थी उसको लॉन्च किसने करा है? पीएम मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या फिर जितेंद्र सिंह ने? तो ये जो लॉन्च किया गया था ये भारत के प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर लॉन्च बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, कहाँ पर? आईआईटी बॉम्बे के अंदर। दिस ट्रीटमेंट नेम है CAR T सेल थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी दी गई है। जीन थेरेपी फॉर कैंसर इसका नाम है कार टी सेल थेरेपी। आईआईटी बॉम्बे ने ये बनाई है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया था। इट मॉडिफाई पेशेंट्स ऑन टी सेल, पेशेंट की जो टी सेल होती है उसको मॉडिफाई करती है, विच रिकॉग्नाइज एंड अटैक कैंसर सेल, जो कैंसर सेल पर अटैक करेंगी। कार टी सेल बनाई क्योंकि टी सेल की वजह से ही होता है, जो पेशेंट की टी सेल है उनको मॉडिफाई करके बचाएगी पेशेंट को। आईआईटी बॉम्बे ने ये बनाई थी, ध्यान रखना, कार टी सेल थेरेपी। क्वेश्चन है नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? ये आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं आपको खुद को बताना है। ये 4 ऑप्शन, अप्रैल मंथ आपको सभी को पता है, डेट आपको बतानी है। पंचायती राज जो दिवस है वो किस डेट को मनाया जाता है ये आपको खुद से चेक करके बताना है। अप्रैल के अंदर होता है ये। थीम मैं बताता हूँ, थीम जो अब की बार की रखी गई है वो है सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेज। ये अब की बार के पंचायती राज दिवस की थीम रखी गई है। आपको डेट बतानी है किस दिवस पर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ आप पंचायती राज के बारे में छोटी सी डिटेल्स है वो बता देता हूँ एक बार। पंचायती राज अगर संविधान में पूछे कौन से अनुच्छेद में है तो 243 ए से लेकर 243 ओ तक, ए से लेकर ओ तक 243 का आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक पंचायती राज है। 73rd अमेंडमेंट जो 73 संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, भाग 9 में ये जोड़ा गया था पंचायत को। ठीक है, ये सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ध्यान रखना। 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, 1992 में। इसमें भाग 9 जोड़ा गया था संविधान में, पंचायत का संबंधित है। और 11वां शेड्यूल जोड़ा गया था आर्टिकल 243G, और इसमें जो दी गई पंचायत के अंदर टोटल 29 मैटर्स हैं जो पंचायत से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कौन सी कमेटी थी? सबसे पहले थी बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने सजेस्ट किया था 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। अशोक मेहता समिति जो थी इन्होंने 2 टायर दिए थे, जिला परिषद और मंडल पंचायत। ठीक है, और सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम था वो नागौर जो राजस्थान के अंदर वहाँ पर आया था। सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम राजस्थान के नागौर जिले में। तो ये सारा पंचायती राज के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको देखने हैं। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दी थी और अशोक मेहता ने 2 टियर पंचायती राज के बारे में बताया था। आर्टिकल 243G के अंदर 29 मैटर हैं पंचायती राज से रिलेटेड, उसके बारे में बताया जो 11वें शेड्यूल में जोड़ा गया था। क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन इज प्लानिंग टू सेट अप डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू चेक इलीगल लोन एप्स। देखो बहुत से ऐप्स चल रही हैं जिसके आपको बोलेंगे मिनटों में लोन दिला देंगे और आपको ऐड भी देखते होंगे। तो ये जो लोन की ऐप है, इलीगल लोन जो देती है, उन ऐप्स को चेक करने के लिए एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी है, वो किसके द्वारा मतलब बनाई जाएगी? तो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी है, इसका नाम है डिजिटा। डिजिटा का मतलब है DIG मतलब डिजिटल, और I का मतलब है इंडिया, TA का मतलब है ट्रस्ट एजेंसी। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, इसका नाम है डिजिटा। और ये किसके द्वारा सेटअप करी जाएगी? ये करी जाएगी RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो साइबर क्राइम होता है, इलीगल लोन ऐप्स वगैरह जो आती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डिजिटा, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। क्वेश्चन है जो है वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है ये है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी अब की बार की 2024 वाले की? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। और कौन से मच्छर के काटने से होता है? यह है मादा एनाफ्लिस, फीमेल एनाफ्लिस जो मच्छर है उसके काटने से ये होता है मलेरिया। और इंडिया ने टारगेट किया है कि मलेरिया ख़त्म कर देंगे, यानी कि भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा 2030 तक। अगले 5-6 सालों में भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा, यानी कि 2030 तक भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा। ये इस बार की थीम थी, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है
विच एयरपोर्ट बिकम द 14th एयरपोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च द डिजी यात्रा सिस्टम। डिजिटल यात्रा सिस्टम जो लॉन्च करने वाला 14वां जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है जो डिजिटल यात्रा सिस्टम करेगा। और ये जो एयरपोर्ट है ये है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मनोहर पारिकर जो गोवा के पहले सीएम थे उनके नाम पर रखा गया है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा के अंदर है। ये 14th एयरपोर्ट बना है जो डिजी यात्रा सिस्टम चलाएगा। अच्छा, डिजी यात्रा सिस्टम है ये लॉन्च किसने करी थी? ये करी थी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, जो नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उन्होंने लॉन्च करी थी। और इसका क्या काम है? फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए, ठीक है, टू वेरीफाई पैसेंजर आइडेंटिटी। चेहरे को स्कैन करेगा पैसेंजर की वेरिफिकेशन के लिए कि वही पैसेंजर है कोई दूसरा है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। ग्रीन हाइड्रोजन का जो पायलट प्रोजेक्ट है ये भारत के किस राज्य में किया गया है? उद्घाटन हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य के अंदर हुआ है? ये भारत का पहला मल्टीपर्पज है और इसका उद्घाटन हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश। ग्रीन हाइड्रोजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। इसको इनॉग्रेट किया गया था ये नाथप्पा जारकी हाइड्रो पावर स्टेशन। कैपेसिटी है इसकी 14 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन डेली, 14 किलोग्राम डेली ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करेगा, ठीक है। नाथप्पा जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन है, यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर है ये। अगला क्वेश्चन है हु वॉन लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता था? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पूछा गया है। तो स्पोर्ट्समैन की बात करें तो वो है नोवाक जोकोविक जो बीच में है, ये इन्होंने जीता था स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। नोवाक जोकोविक टेनिस प्लेयर हैं। अगर पूछे स्पोर्ट्स वुमेन कौन थी तो स्पोर्ट्स वुमेन है आइटेना बोनमेटी। आइटेना बोनमेटी फुटबॉल से है, ये है वो। और अगला है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड और वो है जूड बेलिंगम फुटबॉल से। ये जो लास्ट में दिखा रखे इधर ये है जूड बेलिंगम, ठीक है। ये तीनों नाम आपको दिखा रखे हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविक, स्पोर्ट्स वुमेन यह है आइटेना बोनमेटी और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर यह है जूड बेलिंगम फुटबॉल से। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, लॉरियल्स, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन। क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन। जो मेनिंजाइटिस जो वैक्सीन है उसको पेश करने वाला पहला देश कौन सा है? मेनिंजाइटिस की जो नई वैक्सीन है उसको पेश करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो मेनिंजाइटिस के लिए वो बना है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने न्यू मेनिंजाइटिस जो बीमारी होती है बच्चों के उसके लिए एक नई वैक्सीन बना ली है और इसका नाम है मैन 5CV। MEN ये मेनिंजाइटिस की शॉर्ट फॉर्म है 5CV। ये रिकमेंड की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा। प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट 5 स्ट्रेन ऑफ मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया। मेनिंगोकोकस जो बैक्टीरिया है इससे होता है ये मेनिंजाइटिस। WHO ने अप्रूवल दी थी। वैक्सीन का नाम है मैन 5CV। और ये बीमारी होती क्या है? मेनिंजाइटिस बीमारी क्या होते हैं? ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग और जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका नियंत्रण कम हो जाता है। तो ये कौन से देश में है? नाइजीरिया में। अगला है इंडियाज फर्स्ट एवर हाइब्रिड पिच हैज़ बीन अनवेल्ड इन विच स्टेट। जो पहली हाइब्रिड पिच है वो किस स्टेट में इसका आवरण किया गया है? हाइब्रिड पिच यानी जो क्रिकेट के मैदान की जो पिच होती है वो हाइब्रिड पिच यानी कि उसको उठा के दूसरी जगह लगा सकते हैं, जरूरत हो तभी उस पिच को रखते हैं, बाद में उसको निकाल दिया जाता है। तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र स्टेडियम है धर्मशाला। ये हाइब्रिड पिच एक कम्बिनेशन है नेचुरल टर्फ प्लस पॉलीमर फाइबर की। तो हाइब्रिड पिच जो इंडिया के अंदर की है वो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम के अंदर। अगला है क्वेश्चन हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक टाइटल नाइफ। जो चाकू नाम की एक पुस्तक नाइफ उसके लेखक कौन है? चेतन भगत, सलमान रुश्दी या फिर पीसी चावला। तो उसके जो राइटर हैं वो है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जो बुक है नाइफ उसके राइटर हैं सलमान रुश्दी।
अगला है विच कंट्री बिकम 32nd मेंबर ऑफ नाटो। नाटो का 32वां देश सदस्य कौन सा बना है? तो ये देखिए इधर स्वीडन है, ये बना है स्वीडन जो है ये नाटो का 32nd मेंबर बना है स्वीडन। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1949 में नाटो की। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो रसिया यूक्रेन विवाद है वो नाटो की वजह से ही हुआ है। यूक्रेन ने कहा था हम नाटो में मिलेंगे, रशिया ने मना कर दिया था, इस वजह से उनका विवाद हुआ था। नाटो का हेडक्वार्टर पूछे तो ये है बेल्जियम के अंदर, ब्रुसेल्स के अंदर। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर है। नाटो में पहले 31 मेंबर थे, अब 32nd मेंबर 32 मेंबर हो चुके हैं। 32वां मेंबर बना है स्वीडन और 31st मेंबर था फिनलैंड, ये ध्यान रखना। 32nd बना स्वीडन, 31st था फिनलैंड। नाटो में टोटल 32 मेंबर्स हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024? तो रणजी ट्रॉफी 2024 ये विनर है मुंबई इसकी विनर रही है और रनर अप है विदर्भ, यानी कि विदर्भ को हराकर मुंबई ने टाइटल जीता है रणजी ट्रॉफी 2024 का। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो अवार्ड मिला वो है तनुष कोटियन को मिला है, प्लेयर ऑफ द सीरीज। रणजी ट्रॉफी चैंपियन है मुंबई और रनर अप है विदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर इन इक्वेलिटी इंडेक्स 2022? ध्यान रखें ये रिपोर्ट 2-3 साल में एक बार दी जाती है, इस वजह से 2022 की रिपोर्ट 2024 में आई है, इस वजह से क्वेश्चन पूछिए मत कहना 2022 की जिक्के नहीं। 2022 की रिपोर्ट 2024 में आई है और 2024 की रिपोर्ट अब आगे आएगी 2026 में जाके, तो ये ध्यान रखना। तो यह है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर इन इक्वेलिटी इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है वो है 108 जेंडर इन इक्वेलिटी इंडेक्स में 108 ये इंडिया की रैंक है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है ये जारी किसके द्वारा किया गया था? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, देयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के। और इंडिया की रैंक है 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, 193 देश है टोटल और उसमें इंडिया की रैंक है 108। ठीक है, और इसमें टॉप पर पूछे तो पहले नंबर पर है डेनमार्क, दूसरे पर है नॉर्वे। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में पहले पर डेनमार्क, दूसरे पर नॉर्वे। टोटल 193 कंट्रीज़ हैं। इंडिया की रैंक है 108, यूएनडीपी के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली पीएम मोदी अनाउंस हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट्स फॉर गगनयान मिशन। हाल ही में पीएम मोदी ने गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा करी है, यानी कि गगनयान मिशन उसमें कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे? 1 2 3 4, तो कितने जाएंगे? 4। गगनयान मिशन क्या है? इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है, पहला मिशन है जिसमें इंडिया की तरफ से जिसमें इंसान जाएंगे, ह्यूमन स्पेस मिशन, और ये 2026 के में लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा 2026 में। इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसमें जाएंगे 4 मेल एस्ट्रोनॉट एंड 1 फीमेल रोबोट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गगनयान के लिए जो फीमेल जो रोबोट है उसका नाम कई बार पूछा जाता है और उसका नाम है व्योम मित्रा। व्योम मित्रा एक फीमेल रोबोट है जो एस्ट्रोनॉट्स के साथ गगनयान मिशन के लिए सिलेक्ट की गई है। जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके नाम आप चेक कर लीजिए, पी बालकृष्णन अय्यर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और एस शुक्ला। ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, जो गगनयान मिशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। लॉन्च होगा 2026 के एंड तक। अगला है विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विद इसरो टू सपोर्ट द गगनयान मिशन। जो गगनयान मिशन जाएगा तो इसमें इसरो को किस देश ने सपोर्ट करा है, किस देश ने इसरो को सपोर्ट करा है इस गगनयान मिशन के लिए? एक एग्रीमेंट साइन करा है और वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसरो के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है गगनयान मिशन के लिए। अगला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड इंडियाज सेकंड प्राइवेट रॉकेट। जो भारत का जो दूसरा प्राइवेट रॉकेट है वो किसने विकसित करा है? प्राइवेट रॉकेट है जो भारत का दूसरा, ये किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया, किसने इसको बनाया है? देखो डीआरडीओ तो प्राइवेट होगा ही नहीं यहाँ से, तो प्राइवेट एजेंसीज में एक ही है, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निबाण ये बनाया गया है। जो रॉकेट का नाम पूछे सेकंड प्राइवेट रॉकेट का नाम, इसका नाम है अग्निबाण।
बनाया किसने है? अग्निकुल कोसमोस ने। ठीक है, अग्निकुल कोसमोस, और ये कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। अग्निबाण है इसका नाम, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। और जो पहला जो बनाया गया था वो था विक्रम एस। पहला जो प्राइवेट रॉकेट था इंडिया का उसका नाम था विक्रम एस, दूसरे का नाम है अग्निबाण। पहले वाला बनाया गया था स्काई रूट के द्वारा। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला प्राइवेट जो रॉकेट बनाया गया था वो था विक्रम एस, किसने बनाया था? स्काई रूट एरोस्पेस ने। दूसरा ये जो प्राइवेट रॉकेट है ये इसका नाम है अग्निबाण, ये बनाया किसने है? अग्निकुल कोसमोस ने। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। पहला बनाया था विक्रम एस स्काई रूट ने, सेकंड है अग्निबाण अग्निकुल कोसमोस ने। अगला है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2023। सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 का जो सरस्वती सम्मान दिया गया है वो है प्रभ वर्मा। 33rd अवार्ड है ये 2023 में। और सरस्वती सम्मान ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इसके विनर है प्रभ वर्मा, मलयालम पोइट है, और ये किताब का नाम है रुद्रा सातविक्रम के द्वारा। और पहला सरस्वती सम्मान जो दिया गया था वो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। पहला सरस्वती सम्मान जो दिया गया था वो पोइट थे हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी के फादर साहब, उनको दिया गया था। 2023 का दिया गया प्रभ वर्मा को दिया गया है, मलयालम पोइट है, और इसका नाम है रुद्रा सातविक्रम के नाम पर।